गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मैं शिव सर आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय क्लास 9th का लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग आप लोगों के बीच में लेक्चर 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाला वीडियो हम लोगों ने व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था। आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रथम नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम की स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे बच्चों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम एंटोनियो लेवोसियर था, जिसको मैंने आपके पहले वाले वीडियो में ही बता दिया। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, एंटोनियो लेवोसियर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब एंटोनियो लेवोसियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया है, उसका एक्सपेरिमेंट किया। जैसे में क्या उन्होंने किया है आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उनका डेफिनेशन था, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसको इस तरीके से समझते हैं कि चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ आए सब्सटेंस का जितना मास होगा उतना ही मास उत्पाद में बने पदार्थ का होगा। जैसे देखिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल देट, यहां समझिए, जैसे हम लोगों ने लिया एसिड, रिएक्टेंट साइड में ले लिया क्या एसिड। तो एसिड में क्या लिया HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, अगर अभी नहीं पता है तो आगे क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU होता है, ठीक। और क्लोरीन का हमारा 35.5 AMU होता है। क्या होता है 35.5 AMU होता है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो टोटल इसका HCl का यानी एसिड का वैल्यू कितना आ जाता है, मास कितना आ जाता है 36.5 AMU, ठीक। अब AMU ना लिख के अब U लिखिए। क्यों यहाँ U लिख रहे हैं, AMU नहीं लिख रहे हैं, इसका सारा रीजन हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। अभी फिलहाल में हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ रहे हैं, तो इसको समझिए। मोटा मोटी इतना समझिए कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है और क्लोरीन का 35.5, इनको जोड़ दिया तो हो गया 36.5। उसी तरीके से आप आ जाइए सोडियम में। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यहाँ पे लिखा। तो 16 और 1 17, और 17 और 23 टोटल कितना हो जाएगा 40। मतलब सर ये कहने का है कि जो अभिकारक है उस अभिकारक के साइड में जो एसिड है, एसिड का जो मास है वो 36.5 एंड 36.5, और जो बेस है यानी क्षार है NaOH, उसका जो मास है वो 40 AMU या U है, ठीक। अगर मैं इसको टोटल दोनों को काउंट कर दूं तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 36.50 ना। ये मेरे रिएक्टेंट साइड के तरफ का वेट हो गया, मतलब मास हो गया, जिसको मैंने बोल दिया x ग्राम, मान लीजिए x ग्राम है, वो x ग्राम हो जाएगा। मेरा कितना हो गया टोटल 36.50 ग्राम। अब इस साइड में हम आते हैं, जब अभिकारक दोनों आपस में मिले, एसिड और बेस मिला तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, और सब प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दिया, वाटर बना दिया। आइए इसके वेट को देखते हैं। सोडियम का कितना होता है भाई 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है सर 35.5। इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा
58.5, ठीक। और आ जाती है वाटर में, आ जाइए वाटर में, तो हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, जोड़ दीजिए कितना हो गया 70। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 58.5 और 75 तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो हमारा हो जाएगा 8 7 15 5 1 कैरी लगा 5 6 7 75.5 कितना हो गया 75.5 और इधर भी देखिए, ठीक, आप लोगों का 36.50 आया। मतलब एक का देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट, कहीं पर हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, ठीक। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 ना होगा भाई, 18 होगा, 18 तो कितना हो जाएगा 36.5। तो अच्छा आप लोग ध्यान दीजिए, तो आप लोग पा रहे होंगे कि जितना वेट यानी जितना मास आपके रिएक्टेंट अभिकारक की साइड में था, उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड में है। यानी इससे ये चीज सिद्ध हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जितना मास होता है, उतना ही मास उस अभिकारक से बने प्रोडक्ट का भी होता है। यानी यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारक की तरफ उन अभिकारकों का था, उतना ही द्रव्यमान उस अभिकारक से बने उत्पाद का भी होगा। यानी LHS साइड में, इसको मैं मान लेता हूं ये LHS साइड है, ठीक, LHS साइड का जितना मास होगा उतना ही मास RHS साइड का भी होगा। LHS साइड में रिएक्टेंट है, RHS साइड में प्रोडक्ट है। यानी जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होता है। इसको बताया किसने एंटोनियो लेवोसियर ने। और क्या बताया कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी अब देखिए समझ में आएगा, इन एनी केमिकल रिएक्शन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इज इक्वल, बराबर होता है टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। अभिकारक के समय जितना द्रव्यमान था, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद के समय भी रहा। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान कभी भी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान है, रिएक्टेंट के बाद वो आपस में मिलकर जब प्रोडक्ट बनाया, द्रव्यमान जितना था उतना ही रहा। द्रव्यमान कम या ज्यादा नहीं हुआ। इसी बात को बताया था हमारे एंटोनियो लेवोसियर ने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जितना द्रव्यमान रहता है, उतना ही द्रव्यमान अभिकारक से बने उत्पाद का भी रहेगा। यानी मास कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होगा, न तो क्रिएट होगा। यानी ना द्रव्यमान ना तो नष्ट होगा, न तो उत्पन्न होगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसी देखिए सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। हमने 2 रिएक्टेंट लिए, इनका मान लेता है इन दोनों का वेट x ग्राम है, दोनों को बैठ जोड़ा, कुछ जितना भी रहेगा x ग्राम, जैसे यहाँ पे क्या होता है इसको कर लीजिएगा x ग्राम। और इनको जब हम लोगों ने मिलाया आपस में, इन दोनों रिएक्टेंट को जब मिलाया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। तो ये सर क्या होता है, तो ये चीजें हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, उसे हम लोग चीजें आगे पढ़ेंगे। बट इतना जान जाइए, जब कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के संग मिला तो कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट है, सल्फेट सोडियम के संग जाके लग गया, और सोडियम कार्बोनेट का जो कार्बोनेट है वो आके कॉपर के संग लग गया है। यानी बना हुआ मेरा जो प्रोडक्ट हो गया कॉपर कार्बोनेट हो गया प्लस सोडियम सल्फेट हो गया। लेकिन जितना मास रिएक्टेंट के साइड में था, उतना ही मास उत्पाद यानी प्रोडक्ट साइड में भी रहा। यानी मास पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही बात हमारे एंटोनियो लेवोसियर ने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारक का रहेगा,
उतना ही द्रव्यमान हमारे उत्पाद का भी रहेगा, यानी बने हुए उत्पाद का द्रव्यमान न तो कम होगा न तो ज्यादा होगा। अभिकारक का जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान हमारे उत्पाद का भी रहेगा। यही फर्स्ट लॉ है किसका? एंटोनियो लेवोसियर का, जिसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाना चाहा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, जैसे इस ज्ञान की ज्योति और बच्चों तक और मेरे मित्रों तक पहुंच सके। एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड, बी एजुकेटेड। बाय।